हेलो बच्चों। हर हर महादेव, कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हम लोगों ने अपनी पुरानी क्लासेस में क्या सीए फाइनल में जो क्लास है अपनी सबसे पहली, हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में पढ़ी थी कि इंडेक्स की अप्लीकेबिलिटी क्या है। और भी मैंने बहुत कुछ बताया था आप लोगों को इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स क्यों आया, इंडेक्स होता क्या। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था। देखो, फिर से मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हम लोग सबसे पहले पुराना रिवाइज करेंगे, फिर कुछ नया पढ़ेंगे। जब तक पुराना रिवाइज नहीं हो जाता, पूरा हर एक दिन जब तक पुराना रिवाइज नहीं हो जाता, तब तक हम लोग नया नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए रिवीजन 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 बहुत ही ज्यादा जरूरी है, रिवीजन आपको। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ। तो हमने आपको कल ये बताया था कि देखिए, कि जो इंड एएस है अपना, वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी। अपने यहाँ भारत में, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो चल ही रहे थे, तो इंड एएस की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, इंड एएस इसलिए जरूरत थी क्योंकि भारत में फंड की जरूरत थी और लोगों को यहाँ के कंपनियों में इन्वेस्ट करना था। तो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो आप ये सोचोगे ना कि उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, उसका कितना डेब्ट इक्विटी रेशियो है, कितना डेब्ट सर्विंग कवरेज रेशियो है, कितना नेट प्रॉफिट रेशियो है, क्या जीपी रेशियो है, कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, कंपनी की आगे क्या पॉसिबिलिटी है। आप फोरकास्ट करोगे ना। तो ये सब कब कर पाओगे? जब आपको बैलेंस शीट समझ में आ पाएगी। बैलेंस शीट जब तक आपको समझ नहीं आएगी, तब तक आप उसको दूसरे किसी कंपनी से उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इंड एएस लाया गया, जो कि आईएफआरएस से ही लाया गया है। ये क्या किया गया कि आईएफआरएस को देखते हुए इंडिया में उसकी कैसी जरूरत है, उस हिसाब से उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। और यहाँ पे इंडिया में सीधा उसको एज इट इज नहीं अडॉप्ट किया गया है। आपने सुना होगा कि कुछ को कार्व इन किया गया है और कार्व आउट किया गया है। मतलब वहां की जो चीजें हमें लगी कि चलो ठीक है, ये ऐसे ही एएस लग सकती है, इंडियस लग सकती है, हमने उसको एज इट इज ले लिया। लेकिन कुछ चीजें हमें और डालनी थी, तो हमने कार्व इन किया। कुछ चीजें हमें नहीं चाहिए थी, उसमें से हमने कार्व आउट कर दिया। तो ठीक है। तो ताकि जो है विदेश में बैठा हुआ जो रैम्बो है, वो उसको समझ में आ पाए, वो अपनी देश की कंपनी की बैलेंस शीट को हमारे देश की कंपनी की बैलेंस शीट से कंपेयर कर पाए, यूनिफॉर्मिटी हो पाए। आप समझ रहे हो, इंड एएस आने का सिंपल सा लॉजिक था यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली। समझ गए आपको? तो ये तो हो गया भैया। और होता क्या है सर, ये रूल्स एंड रेगुलेशन, रिप्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल क्लियर। सर इंडियस आया कब था? तो देखो, इसकी बात तो 2006 में ही मैंने आपको बता दिया था कि शुरू हो गई थी। ऐसा हर जगह लिखा हुआ है कि 2006 से ही जो है इसको लाने की बात हो गई थी। बट 2011 में क्या हुआ था कि कुछ टैक्स इशू थे, टैक्सेस का बहुत उस समय दिक्कत चल रहा था, इसलिए उस समय वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 2000 आपका 14 में अरुण जेटली जी ने अपने बजट में बोल दिया कि इंडिया हम लाएंगे, और 1 अप्रैल 2015 से इंडिया अप्लीकेबल हो गया। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग कल क्या इंडेक्स में पढ़े, ये तुरंत हम लोग रिवाइज करते हैं। तो देखो, इंडेक्स सबसे पहले हमने पढ़ाया था आपको कि किस पे एप्लीकेबल होगा, और इसमें कई सारे फेज थे। तो इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी जो किस पे थी, कंपनीज पे थी। तो सर जो कंपनीज नहीं है उनमें क्या एप्लीकेबल होगा? अरे बच्चों, वो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनाएंगे। जो इंडेक्स है वो किसके लिए था? कंपनी के लिए था। सबसे पहला एप्लीकेबिलिटी क्या था? कंपनीज पे। फिर किस पे क्या था? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कंपनीज। फिर उसके बाद किस पे था? बैंकिंग कंपनीज। फिर उसके बाद किस पे था? इंश्योरेंस कंपनीज। तो आप देख रहे हो। तो जो मैंने लिखवाया भी था कि जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है उस पे आपकी इंडेस नहीं लगती। ठीक है बच्चों। फिर मैंने आपको फेज वन बताया था, वो जो फेज वन ही नहीं था, जो शुरू का सबसे फेज था वो वॉलंटरी फेज था, जो 1 अप्रैल 2015 से था। उसमें ये बोला है गया कि अगर आप इंडेक्स लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं थी। 1 अप्रैल 2015 से विथ कंपेरेटिव। मतलब क्या था कि अगर आप 15-16 की बैलेंस शीट बना रहे हो, तो आपको 14-15 की भी बैलेंस शीट बनानी होगी। सर 15-16 को 16-17 से, अरे मेरे भाई, 16-17 अभी आया नहीं है। अभी 15-16 की बैलेंस शीट बनाए तो 14-15 से कंपेयर करोगे। ठीक है, चलो। फिर इसके बाद क्या आया सर? इसके बाद आया फेस वन आपका। इसमें क्या बोला गया, मैंने आपको इसका एक ट्रिक बताया था कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, चाहे वो इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया, अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, तो आप पे इंडियस लगेगा ही लगेगा। एंड जस्ट ऑफ द अबव, जस्ट मतलब ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग। मतलब अगर एसोसिएट पे लग गई तो सब्सिडरी पे भी लगेगी, होल्डिंग पे भी लगेगी, होल्डिंग पे लग गई तो सब्सिडरी पे भी लगेगी, ज्वाइंट वेंचर पे भी लगेगी, और
सब्सिडरी पे भी लगेगी। अगर आपकी जॉइंट वेंचर लग रही है तो होल्डिंग में लगेगी, सब्सिडरी भी। अगर मैंने आपको बताया खानदान में किसी ने लगा लिया तो सबको लगाना पड़ेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों कंसोलिडेशन करना है आपको, सीएफएस बनाना है आपको भाई साहब, ठीक है। सेकंड फेज में क्या बोला गया कि भैया चलो लिस्टेड कंपनी को यहाँ पे अलग करते हैं। सेकंड फेज में ये बोला गया कि अगर आप लिस्टेड कंपनी है प्लस आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है तो भी आपके ऊपर इंडियस लगेगा। सबसे वॉलेंट्री फेज आया था 1 अप्रैल 2015 में। फिर पहला जो फेज था जिसमें लिस्टेड अनलिस्टेड का कोई मतलब नहीं था, 500 करोड़ और अबव, उसमें बोला गया था 1 अप्रैल 2016 से, और वो कंपेरेटिव के साथ। फिर जो सेकंड फेज अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो 1 अप्रैल 2017 से बात हो रही है। यहाँ पे क्या बोला गया? लिस्टेड हो 500 करोड़ से कम हो तो भी आपको इंडियस लगेगा। सर, फेज वन में आपने बताया कि 500 करोड़ से ज्यादा वाला भी लग रहा है, और आप सेकंड फेज में बता रहे हो 500 करोड़ से कम वाला भी लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, कुछ इंडियस का रियायत है, मतलब सारे इंडियस फेज टू वाले को लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ रियायत दी गई। चलो आप छोटे कंपनी हो, ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। फिर क्या बोला अनलिस्टेड के लिए? अनलिस्टेड के लिए बोला कि भैया अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आपकी नेटवर्थ, अगर आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर है बट लेस देन 500 करोड़ है तो आपको इंडियस लगाना पड़ेगा। इसमें भी सेम आपको कुछ रियायत दी जाएगी कंपेयर टू फर्स्ट वन। और जस्ट ऑफ द अबव, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारी कंपनी से रिलेटेड। इसमें मैंने कुछ आपको पॉइंट बताया था कि सबसे पहला पॉइंट ये था कि वो आपको मैंने बताया था कि शादी वाली बात, कि इंडिया में आपको डाइवोर्स नहीं लेना है, मतलब डाइवोर्स होता ही नहीं है। वैसे शादियों में अब तो डाइवोर्स भी होता है, मतलब मेरा कहना ये था कि इंडिया से अगर आप एक बार लगा रहे हो तो आप उससे छूट नहीं सकते, मतलब चाहे वॉलंटरी लगाया चाहे मैंडेटरी लगाया, अगर आपने एक बार लगाया तो आप उससे बच नहीं सकते, ठीक है बच्चों। और जो आपको ये नेटवर्थ देखना है वो लेटेस्ट ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देखना है, मतलब होली नहीं देखना है। होल्डिंग है, दो सब्सिडरी है तो सबकी अलग अलग देखना है। वो बात अलग है, किसी ने भी लगाया तो सब पे लग जाएगा इररिस्पेक्ट, मतलब कि आपको नॉट टर्न, मतलब नेटवर्थ देखना ही नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेटवर्थ ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी ने भी कंधर में लगाया तो आपको लगाना पड़ेगा। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप एसएमई स्टॉक एक्सचेंज में है तो भी आपको इंडियस लगाने की जरूरत नहीं है, भले आपकी नेटवर्थ 500 सीआर से ज्यादा हो जाए, उसको छूट दी गई है। और देखो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, एसएमई स्टॉक एक्सचेंज में तभी आती है जब उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, इतना नेटवर्थ होना चाहिए, तो उसमें कभी इतना नेटवर्थ जाता ही नहीं है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दो केसेस बताए थे जो बहुत अच्छे वाले पॉइंट थे। उसमें ये वो था कि अगर आपकी कंपनी होल्डिंग जो है वो फॉरेन में है और यहाँ पे आपकी उसके सब्सिडरी है, तो अगर मान लो सब्सिडरी यहाँ पे उसकी यहाँ की क्लासिफिकेशन इंडियस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उसको लगता है कि इंडियस लगाना है तो सब्सिडरी तो लगाएगी। तो ऐसा ये नहीं है कि होल्डिंग को भी लगाना होगा, क्योंकि होल्डिंग तो हमारे जुरिस्डिक्शन में है नहीं, वो तो जॉन कंपनी है। जॉन तो अपने जो भी वहाँ के यूएसए में, तो यूएसए के मतलब नोट्स, मतलब यूएस के आपके लॉ के हिसाब से चलेगी। हमारा तो यहाँ कंपनीज एक्ट चलेगा। अब हम कंपनीज एक्ट 2013 वहां पे थोड़ी जाके लगाएंगे, समझ रहे हो ना मेरे बात? वो डोनाल्ड ट्रंप हिल जाएगा, वैसे वो तो खुद ही हिला हुआ है जेल में। तो समझ गए बात। दूसरी बात कि अगर आपकी कंपनी यहाँ होल्डिंग है, फॉरेन में सब्सिडरी है, तो आप सब्सिडरी पे नहीं लगा सकते, होल्डिंग पे लगाइए, आप इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए। लेकिन केवल कंसोलिडेशन करने के लिए, क्योंकि आपकी कंपनी यहाँ है, आपको बस कंसोलिडेशन करने के लिए उसकी बैलेंस शीट को, मतलब सब्सिडरी जो फॉरेन में है उसकी बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करनी पड़ेगी इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों, ताकि आपको ईज पड़े। तो ये हो गया उसमें। अभी आपका क्या था, कहाँ से मैंने चालू किया? 1 अप्रैल 2015 वॉलंटरी फेज, फिर फेज वन आया 1 अप्रैल 2016, फिर आपका फेज टू आया 1 अप्रैल 2017 पे। सॉरी, अब आपका आता है 1 अप्रैल 2018। एनबीएफसी की बात की गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सर एनबीएफसी क्या होती है? बेटा सिंपल सा ये जानो कि जिस कंपनी के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है ना वो एनबीएफसी में आती है। तो सर इनके पास बैंकिंग लाइसेंस क्यों नहीं है? ये आप लॉ में जरूर पढ़ के आए होंगे, तो अभी मैं इसके बारे में बोलूंगा तो बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो चलो आ जाओ, एनबीएफसी पे कब लगानी है सर? सॉरी, तो आप 1 अप्रैल 2018 से एनबीएफसी पे लगानी ही लगानी है। सॉरी, मतलब इसमें क्या बोला था कि अगर आपकी लिस्टेड है अनलिस्टेड है 500 करोड़ और मोर है तो आपको लगाना है, और जस्ट ऑफ द ऑफर। फिर सेकंड फेज में क्या बोला? सेम एज इट इज जैसे कंपनी का था वैसे ही से, मतलब फोर्थ फेज जो है उसमें ये बोला गया कि लिस्टेड कंपनी बिलो 500 करोड़ उसको भी लगाना है, अनलिस्टेड कंपनी मतलब एनबीएफसी 250 करोड़ और मोर बट लेस देन 500 करोड़ उनको भी लगाना है, जस्ट ऑफ द अबव। फिर आपका आ गया बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी में भी 1 अप्रैल 2018 को ही है,
उसमें ये बोला गया कि भैया अगर आप बैंकिंग कंपनी हैं तो आपको इंड एस लगाना ही लगाना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, सॉरी नेटवर्थ। ठीक है। फिर आपका आ गया था क्या, 1 अप्रैल 2020 में आया था आपका इंश्योरेंस कंपनी को इंड एस लगाना ही लगाना है। फिर आपको क्या था कि आपको नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे करना है, तो सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल लेना था। फिर उसमें से ऑल रिजर्व जो कि क्रिएट होता है प्रॉफिट से, उसमें बस एक चीज नहीं लेना, रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि ये नॉर्मली असेट से ही बनती है, तो ये कोई प्रॉफिट होती नहीं है, बस आप क्रिएट करते हो उसको। फिर उसमें से आप कुछ माइनस कर देते हो, जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, हाँ, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर नॉट राइटन ऑफ, ठीक है, और कुछ आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो सब चीजें आप माइनस करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, नेट पता जाएगा। और ये जो नेटवर्थ आपको देखना है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना है। तो आपकी ये क्लास पूरी हो गई, कल की क्लास पूरी हो गई बच्चों। ठीक है। अब देखो, अब जो आज की क्लास है वो हमारी सबसे पहली इंड एस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी, जो कि है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हर हर महादेव। देखो बच्चों, प्रभु का नाम लेके क्लास शुरू करो, सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। वैसे समझ में तो आएगा ही, लेकिन फिर भी प्रभु का नाम हमेशा आपके जीवन पे होना चाहिए। सब लोग अपने अपने प्रभु का नाम ले लो बच्चों। ठीक है, चलो, ऐसे प्रभु तो एक ही है भैया। तो इंड एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब ना एकदम सरल, बहुत ही ज्यादा आसान। ये क्यों आसान है पता है? क्योंकि ये तो आप पढ़ चुके हो, AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट पढ़ा है ना उसमें, बस वही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बस इसमें कुछ चीजें और पढ़नी है हमें। अभी देखो वही नहीं है, फाइनल में है तो कुछ तो अलग होगा ना। तो देखो आ जाओ, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप AS 13 में आप क्या पढ़ के आए हैं। जो आपकी AS 13 थी उसमें आप क्या पढ़ के आए हो, आप उसमें क्या क्या कवर किए हो? सर हमें तो याद ही नहीं है। हमें मालूम है आप लोगों को याद नहीं है, लेकिन फिर भी आओ आप देख लो। उसमें ये था कि आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी भी चीज में आपने इन्वेस्टमेंट किया और उससे आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। चाहे आपको उसमें डिविडेंड मिल रहा है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, ये सब उसमें कवर था, एक्सेप्ट स्टॉक। AS 13 में स्टॉक को कवर नहीं किया गया, क्योंकि बच्चों स्टॉक आपका डे टू डे परचेजिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती। ठीक है। तो अगर AS 13 में आप शेयर में इन्वेस्ट किए तो भी AS 13 लगता है, गोल्ड में इन्वेस्ट किए तो भी लगेगा, सिल्वर में इन्वेस्ट किए तो भी लगता था, लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट किए तो भी लगता था। और कुछ बताओ, FDR में इन्वेस्ट किए तो भी लगता था, क्योंकि इससे आपको इंटरेस्ट कमाना है। बट 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 यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, देखो अभी मैं आपको ये रफ, बस आपको रफ वर्किंग बता रहा था कि आपका ये समझ में आ जाए बच्चों कि आपका है क्या। ठीक है। यहाँ जो हमें पढ़ना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये आपका केवल किस पे डील करता है बच्चों, प्रॉपर्टी पे। मतलब इंड एस 40, देखो एकदम नॉर्मल रहो, एकदम कैजुअली, सब समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सब आसान है बिल्कुल। आपको ऐसा लगेगा ना कि सब कुछ एकदम पानी है, पानी की तरह। तो जो इंड एस 40 है, ये किस पे आपका लगता है, प्रॉपर्टी पे। मतलब आपकी प्रॉपर्टी होना जरूरी है। सर प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आ जाओ देखो क्या होता है। देखो, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड एस 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स लैंड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स लैंड, बिल्डिंग और बॉथ। मतलब आपको किसको कवर किया गया है बच्चों, लैंड को कवर किया गया है एंड बिल्डिंग को कवर किया गया है, तभी जाके आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40 लगेगी।
और इसके साथ साथ ये लैंड और बिल्डिंग किस लिए होना चाहिए? ये रेंटल पर्पस के लिए होना चाहिए या तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होना चाहिए? सर मतलब मैं आपको समझाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोग इतने अच्छे नोट्स बनाएंगे ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मान लो मान लो एक छोटा सा बेटा है हमारा, मतलब हमारा नहीं, हम तो शादी नहीं हुई है, मतलब कोई अपना बड़ा लड़का है जो राम है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने इसने एक जो है लैंड खरीदा, बहुत पैसे थे इसके पास। इसने एक लैंड खरीद लिया 1 CR का। और ये बस वो लैंड, ये उसका खुद का बहुत बड़ा जो है बिजनेस है। तो इसने सोचा कि क्यों ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो इसने कुछ क्या किया, लैंड में इसने इन्वेस्ट किया। ठीक है बच्चों, तो इसने लैंड में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और इसने कहा कि हमें रेंट वेंट नहीं कमाना है। तो क्या आप बताओ, इस लैंड पे आपका IND AS 40 लगेगा क्या? मैंने आपको क्या बोला, IND AS 40 कब लगेगा? जब आपका लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए। तो सर लैंड तो है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वो रेंटल पर्पस होना चाहिए या कैपिटल एप्रिसिएशन? तो सर क्या यहाँ पे रेंट इनकम आ रही है? नहीं सर, रेंट नहीं आ रही है। तो बच्चों, क्या कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है क्या? मतलब इसकी दाम बढ़ रही है क्या? मतलब अगर उसने 2022 में खरीदा है तो उसकी दाम क्या बढ़ी होगी क्या 2023 में? बिल्कुल बढ़ रही है। जमीन की कीमत बहुत तेजी से भाग रही है बच्चों। मम्मी पापा से पूछो, या आपको तो खुद ही मालूम होगा। तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी तब लगेगी जब आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो, या दोनों में से कोई भी, या तो आप रेंटल पर्पस के लिए रह रहे हो या तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रह रहे हो। तो सर इस पे लगेगा। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। मेरे साथ साथ आप लोग एग्जाम्पल जो है नोट करते रहना अपने कॉपी पे, या बुक पे ही नोट करोगे तो भी आपको चलेगा। मैंने अगल बगल मार्जिन दी हुई है आपको। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे मान लो राम ने क्या किया, एक बिल्डिंग लिया। ठीक है, बिल्डिंग मतलब बनवा के उसको इसको भाड़े पे चढ़ा दिया। इससे क्या होती है, इसको रेंट होती है। सर IND AS 40 लगेगा क्या? सर लैंड एंड, देखो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सर लैंड एंड बिल्डिंग है? यस सर, बिल्डिंग है। सर रेंट कमाया जा रहा है क्या? यस सर, रेंट बिल्कुल कमाया जा रहा है, तो सीधा आपका 40 लगेगा ही लगेगा। सर इसमें रेंटल भी कमाई जा रही है एज वेल एज कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रही है, इसमें तो दोनों है। तो हमें दोनों में से कोई भी एक चाहिए, रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन, तो सर इस पे लगेगा। ठीक है, समझ गए? सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आज तो आप समझ गए, आपकी इन्वेस्टर प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब आपका लैंड हो या बिल्डिंग हो या दोनों में से कोई एक हो, और जो कि किस लिए रखी गई हो, रेंटल पर्पज के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। चलो लगे हाथ, एक और एग्जांपल करा देता हूँ आपको। देखो एग्जांपल से आप ना बहुत ज्यादा ही जो है आपको मजा आएगा पढ़ने में। देखो जैसे मान लो एक तीसरा एग्जांपल मैं लिखवाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मान लो मोहन है। ठीक है बच्चों, ये मोहन है। इसने क्या किया, इसकी जो इसने एक लैंड लिया और इसने इस पे बिल्डिंग बनवाया। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनवाई इसने, मतलब सुबहान अल्लाह, ये बिल्डिंग बनवाई इसने। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे बिजनेस करता है, ये अपना बिजनेस कर रहा है। और सर यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इतने पार्ट पे, रुक जाओ सर, ये यहाँ पे जो है इतने पार्ट पे ये इसने क्या किया हुआ है, सर ये जो है
इसने इसको खाली छोड़ा हुआ है, मतलब ये पड़ा हुआ है, इसमें कुछ करना ही नहीं, ये बनवा के रोका हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर हम क्या पूरे पे, पूरी बिल्डिंग पे हम जो है AS40 लगाएंगे? बच्चों AS40 क्यों लगेगा? तो आपका कहना है ये सर उसने लिया हुआ है ये पार्ट, और ये इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन तो हो ही रही है, दाम तो बढ़ ही रही है ना बिल्डिंग के। तो देखो बच्चों, ये लैंड एंड बिल्डिंग तो है, ये लैंड है और ये बिल्डिंग तो है, बट यहाँ पे क्या आपकी रेंट आ रही है क्या? सर नहीं, रेंट तो नहीं आ रही है। क्या आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है क्या? सर कैपिटल एप्रिसिएशन तो हो रही है, तो आपको इंडेस 40 तो लगाना चाहिए, इंडेक्स 40 लगना चाहिए ना, आपके हिसाब से तो बिल्कुल लगना चाहिए। लेकिन बच्चों इस जगह पे आप जो है बिजनेस भी कर रहे हो, ये जो जगह है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। तो ये बिजनेस की वजह से इस पे इंडेस 40 ना लग के इस पे इंडेस आपका लगेगा 16, जो कि है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको हम लोग कहते हैं ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी की अपनी बिल्डिंग जो कि फिक्स एसेट्स हुई। तो इस पे आपका इंडिया 16 लगेगा, और इस पार्ट पे क्या लगेगा बच्चों, ये जो पार्ट है आपका इस पे आपका लगेगा इंडियस 40। और ये तभी ऐसा अलग अलग होगा जब आप इन दोनों को अकाउंटिंग इन दोनों की अलग अलग कर सकते हो। मैंने क्या बोला, इन दोनों की अकाउंटिंग अगर आप अलग अलग कर सकते हो तो जाके आप इस पे 16 लगा सकते हैं और इस पे 40 लगा सकते हैं। समझ गए मेरा बात? सर अकाउंटिंग से आपका क्या मतलब है? अकाउंटिंग का मतलब ये है बच्चों कि आप उसको सेपरेट तरीके से, या तो आप उसको सेल कर सकते हो, मतलब इसको अलग सेल कर सकते हो, इसको अलग सेल कर सकते हो, रेंट पे दे सकते हो अलग तरीके से, या एक्सचेंज कर सकते हो। एक्सचेंज का मतलब आप उसको बेच सकते हो, मतलब इन कंसिडरेशन ऑफ एनी अदर थिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो अगर अकाउंटिंग डिफरेंटली हो सकती है तो ही जाके पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तब आप पूरे पे क्या माना जाएगा, ये आपका पूरा बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। जब आप अलग ही नहीं कर सकते तो आप कैसे उसको यूज करोगे? समझ में आ गया बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं? आ जाओ, एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। सर हमारी एक बिल्डिंग है, ये हमने दिया हुआ है, यहां से हम जो है सबसे नीचे लोग बिजनेस करते हैं, यहां से ये बिजनेस कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने दिया हुआ है रेंट पे, और यहाँ पे हम इसका रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। सर अब कैसे होगा? तो देखो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर अगर इसको अगर इसकी जो अकाउंटिंग है, इफ अकाउंटिंग कैन बी सेपरेटली, मतलब अगर इसकी अकाउंटिंग सेपरेटली हो सकती है, अकाउंटिंग का मतलब डेट इज सेल, एक्सचेंज और रेंट, अगर ये तीनों चीज सेपरेटली हो सकती है, चाहे उसको आप रेंट, इसको रेंट पे अलग, जैसे आप कह ही रहे हो कि इसको रेंट पे आप अलग दे सकते हो, और यहाँ पे बिजनेस आप अलग कर सकते हो, यहाँ पे घर के लिए आप अलग यूज कर सकते हो, तो आप उसको कैसे यूज करोगे? तो देखो बच्चों, ये जो आपकी रेंट वाली पर्पस है इस पे आप दिल खोल के लगाइए इंडेयस 40, मतलब यहाँ पे आप जो है आराम से 40 लगा सकते हो। सर जो बिजनेस कर रहे हैं इस पे तो सर आपका इंडेयस 16 लगेगा। सर यहाँ रह रहे हैं तो इसको क्या करेंगे? बच्चों अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो इतना पार्ट जो है आपका बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो पर्सनल एसेट्स है, ये तो पर्सनल एसेट्स है ना बच्चों। कुछ लोग जो ऑफिस में काम कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि पर्सनल बैलेंस शीट अलग बनती है और कंपनीज के बैलेंस शीट अलग बनती है। समझ में आ गया बच्चों? तो चलो आ जाओ, ये सब एग्जांपल आप नोट कर लेना, ठीक है?
समझ रहे हो ना ये सब। थोड़ा राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करनी है मुझे, वो हो जाएगी आप लोग के साथ रहते रहते। चलो समझ में आ गया, रेंटल पर्पस, कैपिटल पर्पस। अब आ जाओ इंडेस, मतलब इंडेस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40 में क्या था। अब आउट ऑफ स्कोप क्या क्या कवर नहीं है देखो, बहुत सही, बहुत मस्त है। बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मतलब कोई आपकी बायोलॉजिकल एसेट्स है। बायोलॉजिकल एसेट मतलब सर क्या होता है? बायोलॉजिकल एसेट्स मीन काऊ, ऑक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बैल, जो खेत में चरते हैं। मुर्गे, वैसे मुर्गे तो कट ही जाते हैं, तो मुर्गियां, हेन, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब आपके बायोलॉजिकल एसेट्स। आप उसको खेती बाड़ी के लिए यूज करते हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। आपने मतलब आपने बहुत सारा गाय में इन्वेस्ट कर दिया, आपने बैल में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग। सर उसके भी दाम बढ़ते ही है, हम लोग बकरा इतने में लेते हैं फिर बहुत ज्यादा में बेचते हैं, वो कैपिटल एप्रिसिएशन मत लो बच्चों, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है। तो सर इस पे क्या लगेगा? अगर इस पे वो नहीं लगेगा तो इस पे क्या लगेगा? तो बच्चों इस पे हमारा एक अलग इंडेस है, इंडेस 4141। ठीक है, तो इस ये हमारा यहाँ पे कवर नहीं होता। दूसरा, प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब क्या करते हो आप कि आप जो प्रॉपर्टी अपने पास रखे हो उसका आप क्या करते हैं, आप उसको बेचते हो। मतलब आप उसको सेल करने के लिए रखे हो, मतलब आप बहुत बड़े जो है इसके वो हैं, क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़े आ, आपके, चल रहा है कि नहीं? हाँ, एक सेकंड, क्या ही लिख दिया मैंने। ठीक है, ये बहुत बड़े आप क्या है उसके, वो हैं, क्या नाम है, प्रॉपर्टी डीलर। मतलब आपका ये काम ही है, ये आपका क्या है, धंधा है, प्रॉपर्टी का खरीद बेच करना। तो सर इस पे कौन सा इंडेक्स लगेगा? मतलब आप इसको रेंट कमाने के लिए नहीं रखे हो, इसको कैपिटल एप्रिसिएशन के नहीं रखे हो कि 5 साल बाद बेचेंगे, ये आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो। तो सर ये आपके लिए स्टॉक कही जाएगी, तो इस पे आपका लगेगा इंडेस 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है बच्चों। दूसरा, सर मिनरल राइट्स और मिनरल रिजर्व सच एज ऑयल्स, नेचुरल गैसेस, नॉन रिजनरेटिव रिसोर्सेज, इंडेस 106, इस पे कौन सा लगेगा? 106। देखो, मिनरल राइट्स और मिनरल रिजर्व क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो ऑयल रिग होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे जो एरिया होता है वहां से मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो अगर उस एरिया को आपने जो वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डील नहीं होगी। ठीक है, वो जो सरफेस होता है सी लेवल में, क्यों रिकवर नहीं होगी? क्योंकि सर इसको अलग से 106 में पढ़ाया गया है, और ये सीधा एक गाइडेंस नोट है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो अब अप्लीकेबल भी नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा उसके बारे में। फिर आपका आता है सर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मीन्स प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, जो कि आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस को रन कराने के लिए, जैसे आपने अपने ऑफिस में रख दिया है, आपने गोडाउन में रख दिया है, आपने गैरेज में रख दिया है, या सेलिंग, या ऑन सेलिंग ऑफ गुड और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, मतलब सर्विसेज देने के लिए रख दिया है, जैसे आपने वाटर प्योरीफायर लगा दिया। तो ये सब जो है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग। और अगर मान लो आप कोई लैंड और बिल्डिंग भी रख रहे हो, लेकिन आप उसी जगह से अपना बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपकी जो है क्या मानी जाएगी, वो आपकी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब बात को समझ रहे हो? देखो मेजर क्या है, क्लासिफिकेशन मेजर, आप वहां से बिजनेस कर रहे हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, देखो यहाँ से आप बिजनेस कर रहे हो, ये रेंट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, आपका ये पार्ट जो है ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मान गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, अब देखो, प्रॉपर्टी विच एज अर्लियर,
यूज इन अ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, मतलब आप पहले उसको अपने बिजनेस में यूज करते थे, मतलब चाहे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, बट नाउ इट इज हेल्ड फॉर सेल, मतलब आप उसको आप बेचना चाहते हो। पहले आपने क्या किया, पहले आप उसको अपने बिजनेस में यूज किए थे, मतलब आप उसको खरीद बेच नहीं करते थे, मतलब जैसे आप बिजनेस में यूज किए हो कि उस जगह से बिजनेस कर रहे हो, या वो भी आपने बिल्डिंग लिया हुआ है, आपने वहां पे आप अपना स्टॉक रखते हो, तो वो जगह आप जो अर्लियर बिजनेस ऑपरेशन में यूज करते थे, आप वो हेल्ड फॉर सेल कर दिया। तो सर पहले क्या था, देखो पहले आपका था ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जो कि कवर होता था 16 में। अब आप क्या कर रहे हो, इसको हेल्ड फॉर सेल कर रहे हो, मतलब आप इसको बेचने के लिए रख दियो कन्वर्जन करके। तो इसके लिए हमारा क्या कवर होगा, इंड एस 105। और ये 105 कब लगेगा, जिस दिन आप कन्वर्जन कर रहे हैं, जिस दिन आपने कन्वर्जन किया, सपोज दैट आपने 1 मई को बोला कि अब हम ये प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, तो 1 मई को आप क्या लगाओगे, 105। फिर उसके आगे जो बैलेंस शीट क्लोज होगी जिस डेट को, जैसे कि अगर मान लो बच्चों, मान लो ये 1 मई 2022 है, तो बैलेंस शीट कब जाके क्लोज होगी, 31 मार्च 2023 को क्लोज होगी, होगी ना। तो 31 मार्च 23 को ये आपके लिए जो हेल्ड फॉर सेल रखे हैं, यहां पे ये इंड एस लगेगा आपका 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि अब ये जो स्टॉक है ये आप बेचने के लिए रख लियो, मतलब आपका धंधा हो जा रहा है। देखो आपने पहले किया था कि आप उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि अब आप इसको क्या करोगे, बेचोगे, मतलब हेल्ड फॉर सेल कर दिया। तो जिस दिन आप ये कन्वर्जन कर रहे हो वो 105 होगा, फिर उसके बाद मतलब उस दिन की अकाउंटिंग आपको 105 के हिसाब से होगी, ये आपका इंड एस है, इंड एस 105। और इस दिन आपकी अकाउंटिंग कैसे होगी, 31 मार्च 23 को इंड एस 2 के हिसाब से। देखो इतनी सारी चीजें हैं, सीए फाइनल है, कठिन नहीं है यार, मैं डरा नहीं रहा हूँ। बहुत सही है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे ना तो बहुत सही है। अब देखो, प्रॉपर्टी इज कंस्ट्रक्टेड बाय वन पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टी, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी लिया हुआ है, वो केवल बनाने के पर्पज से लिया हुआ है, मतलब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप क्या हो, कॉन्ट्रैक्टर हो। सर आप क्या करते हो, किसी की लैंड लेके उस पे बहुत बड़ा बड़ा जमीन, मतलब बहुत बड़ा बड़ा फ्लैट्स बनाते हो, या उसको बिल्डिंग बना के किसी को देते हो, तो सर इस पे कौन सा अकाउंटिंग लगा, देखो लैंड एंड बिल्डिंग तो है, तो सर कौन सा लगा है, नहीं सर आप 40 नहीं लगा सकते, आप इस पे क्या लगाओगे, इंडेयस 115, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर। तो ये आपका अलग इंडियस है, ये उस पे लगेगा, आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया, देखो बायोलॉजिकल एसेट्स है, इसका एक अलग है, इंडिया से 41। अगर कोई आप सेल करने के लिए रख रहे हो तो ये तो आपका स्टॉक हो गया एक तरीके से, तो आप यहाँ पे इंडेस 2 लगाओगे। मिनरल राइट्स और मिनरल रिजर्व ये आपका अलग से इंडेस है 106। ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, आप वहां से बिजनेस कर रहे हो, उसको बेच नहीं रहे हो, आप वहां से बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे इंडिया 16 हो गया। प्रॉपर्टी जो कि पहले बिजनेस ऑपरेशन में था तो आप 16 लगाते थे, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अब उसको सेल करने के लिए रख रहे हो, तो जिस दिन कन्वर्जन कर रहे हो उस दिन 105, और बैलेंस शीट डेट पे आपका 2 लगेगा। किसी के बिहाफ पे अपना कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप उसको क्या कैसे ट्रीट करोगे, 115 ट्रीट करोगे। अब आ जाओ, बहुत मस्त टॉपिक है कि कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो जनरेट करती है कैश फ्लो, सॉरी, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कि कैश फ्लो जनरेट करती है लार्जली, और वो भी इंडिपेंडेंट, मतलब वो उसका अलग ही सब कुछ हिसाब किताब है, ऑफ अदर एसेट हेल्ड बाय एंटिटी, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है जो आपने रखी हुई है, वो आपको अलग से कैश फ्लो जनरेट करके दे रही है, उसका किसी और असेट्स पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये भी होगा तो ही काम होगा। जैसे हम लोग किसी, जैसे आप किसी की बैलेंस शीट देखते होगे तो उसमें बहुत सारे लैंड होते होंगे, बिल्डिंग होते होंगे, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है इंडिपेंडेंट तरीके से। इंडिपेंडेंट तरीके से मतलब है कि बिजनेस हो, खरीद बेच हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, वो जनरेट करेगी करेगी। तो अगर ऐसी है तो ये मतलब बिजनेस हो ना हो उससे मतलब नहीं है, अगर आपको रेंट कमा के दे रही है तो वो आपका इंडियस 40 हुआ, जो कि जनरेट कर रही है कैश फ्लो।
और यही आपका डिफरेंस करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किससे, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से। ठीक है, मतलब ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मतलब आप वहां से बिजनेस कर रहे हो, तो वो तो सब डिपेंडेंट होता है ना कि जब तक आपका माल बेचेगा खरीदेगा नहीं तब तक आपकी प्रॉफिट नहीं होगी, केवल वो अकेले आपको प्रॉफिट कमा के नहीं देगा। ठीक है बच्चों, देखो अभी हम लोग, देखो बच्चों, जितना पढ़ो पहले उतना डिवाइड करो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इंडेक्स प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40 लैंड एंड बिल्डिंग पे लगेगा, और वही लैंड एंड बिल्डिंग जो रेंटल पर्पज के लिए या तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। फिर मैंने आपको बताया किस पे नहीं लगेगा। सबसे पहले बायोलॉजिकल एसेट पे नहीं लगेगा, जो आपने प्रॉपर्टी सेल करने के लिए रखा है उस पे नहीं लगेगा, मिनरल रिजोर्स पे नहीं लगेगा, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से नहीं लगेगा, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर पे नहीं लगेगा। और जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी होती है वो क्या होती है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट यूनिट होती है जो कि कैश फ्लो जनरेट करती है इंडिपेंडेंटली। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, ये था कि इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में क्या क्या नहीं जाता, अब आओ इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में आता क्या क्या। बहुत मस्त है, बहुत मस्त। मैंने ऐसे सीक्वेंस पे रखा हुआ है कि आपको याद बहुत आसानी से होगा। देखो, कोई लैंड हेल्ड फॉर करेंटली अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज, मतलब आपने बस ले लिया है, आपके पास पैसे थे, सेब बनने के बाद तो बहुत ही पैसे होंगे, तो आपने क्या किया, सर आपके पास भी पैसा है? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं क्यों बोलूँ नहीं है, जरूर है। तो आपने कोई लैंड लिया और आपको उसका यूज आपने डिसाइड नहीं किया, बस आपने ले लिया। तो मेरे बच्चों, पहले आप क्या बोलो कि लैंड एंड बिल्डिंग है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है सर। तो सर रेंट कमा रहे क्या, नहीं नहीं हमें पता ही नहीं है, बस ले लिए हैं। तो कैपिटल तो अप्रिशिएट हो रही है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आपकी कोई लैंड एंड बिल्डिंग है अनडिटरमाइंड यूज के लिए तो भी इंडिया 40 लगेगा उस पर। दूसरा, बिल्डिंग ओन बाई एंटिटी या राइट ऑफ यूज एसेट्स। बिल्डिंग ओन बाय एंटिटी मतलब या तो वो ओन करती है या तो उसका राइट रखी है यूज करने के लिए। रिलेटिंग टू बिल्डिंग लीज आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब बिल्डिंग आपने जो ओन किया हुआ है उसको किसी ऑपरेटिंग लीज पे दिया हुआ है। लीज समझता है ना आपको, एस 116 में आपने पढ़ा था। ठीक है, 116 लीज अकाउंटिंग, कि अगर आपने ऑपरेटिंग लीज दिया है, ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, जो ओनरशिप होता है वो लेजर के पास ही रहता है, तो वो रेंटल इनकम ही मानी जाती है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपके पास राइट ऑफ यूज है और आपने क्या किया, उसको ऑपरेटिंग लीज पे दिया है, सिंपल सा भाषा, या तो आप ओनरशिप रखे हो या तो आपने राइट ऑफ यूज लिया हुआ है कि हम उसका यूज करेंगे, और आपने उसको आगे किसी को ऑपरेटिंग लीज पे दे दिया, तो आप इंडिया 40 लगाओगे। दूसरा, वैकेंट बिल्डिंग हेल्ड टू लीज आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज, मतलब कोई खाली बिल्डिंग है आप उसको ऑपरेटिंग, देखो ऑपरेटिंग लीज पे अगर आप दे रहे हो तो वो रेंटल इनकम ही आप कमा रहे हो, तो आपका इंडेक्स 40 लगेगा। लैंड एंड बिल्डिंग इज गिवन टू स्टाफ एंड एम्प्लॉय नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, मतलब अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग अपने स्टाफ या एम्प्लॉय को दिया हुआ है रहने के लिए, तो और उससे थोड़ा बहुत अमाउंट अगर आप चार्ज कर रहे हो तो क्या वो आपकी रेंटल इनकम हो गई, नहीं। डीजे वाले टाइपिंग भैया, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में आ जाता है, यहाँ पे ये 40 नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, याद रखना, यहाँ पे ये एग्जाम्पल में नहीं आएगा। अब आ जाओ मिक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, दूसरा क्या नहीं जाता है, तीसरा क्या क्या जाता है, चौथा दोनों मिला के मिक्स कॉन्सेप्ट। मतलब मिक्स कॉन्सेप्ट, इफ एनी प्रॉपर्टी, एक बात बच्चों, देखो मैं चाहता तो आपको ये पूरा जो है लिखवाता क्लास में, और लिखवा लिखवा के समझाता। तो देखो, सीए फाइनल में बच्चों के पास टाइम बहुत कम है, और मैं क्या सोचा ना, मैंने आपको इसीलिए क्वेश्चन के साथ साथ उसके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। मैं सॉल्व कराऊंगा नो डाउट, लेकिन आपका टाइम सेव होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रही है, इसलिए मैंने इसका प्रोविजन सारे दिए हुए हैं। मैं इंड एस को जस्ट लाइक इनकम टैक्स की प्रोविजन की तरह मानता हूँ, कि अगर आपको प्रोविजन मालूम है, जैसे इनकम टैक्स कैसे होता है, हम लोग प्रोविजन पढ़ते हैं फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं, अगर आपको प्रोविजन मालूम है ना तो आप उसको कर लोगे, मेरी गारंटी है आप कर लोगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ पढ़ लो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि अरे सर आप तो बस पढ़वा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं बेटा, मैं समझा भी रहा हूँ। इफ एनी प्रॉपर्टी, हाँ हाँ, इफ एनी प्रॉपर्टी इज यूज फॉर रेंटल पर्पज एज वेल एज बिजनेस पर्पज, जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया, मतलब आप उसमें बिजनेस भी कर रहे हो रेंट भी कर रहे हो, तो कैसे होगा, तो उसको माना जाएगा मिक्स प्रॉपर्टी।
इन द अबव केस देयर विल बी टू सिचुएशन, दो सिचुएशन होगी। देखो क्या क्या, देखो इफ मिक्स प्रॉपर्टी कैन बी अकाउंटेड सेपरेटली, मैंने ऊपर ये बोला था कि अगर अकाउंटिंग सेपरेटली हो सकती है, डेट इज कैन बी सोल्ड और लीज्ड आउट सेपरेटली अंडर अ फाइनेंस लीज, देन इट विल बी डील अंडर अ डिफरेंट स्टैंडर्ड, मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड दोनों पे लगेगा। जो रेंट कमा के दे रही है उस पर 40 लगाइए, जिस पे आप बिजनेस कर रहे हैं उस पर 16 लगाइए, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और इन्वेस्टर प्रॉपर्टी। सिंपल है ना, अभी एग्जांपल मैंने कराया आपको। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई दीज प्रॉपर्टी सेपरेटली, मतलब ये जो है पॉसिबल नहीं है कि भैया आप जो है इसको सेपरेटली कर पाए, मतलब कौन सा आप रेंट, मतलब आप जो अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते, इसको अलग नहीं बेच सकते, अलग किराए पे नहीं दे सकते, सब कुछ उसी में घोच पहुंचा। तो देन इट विल कवर अंडर 16, तो यही माना जाएगा, मतलब आप उसमें बिजनेस भी कर रहे हो रेंट पे भी कर रहे हो, बट अकाउंटिंग सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, रेंट पे नहीं दे पा रहे हो, सेल नहीं कर पा रहे हो अलग, तो भैया यही माना जाएगा पूरा जो है अपना ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ही है, आप उससे बिजनेस ही कर रहे हो। ठीक है, तो देखो, इफ इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इज होल्ड इन द प्रोडक्शन इन सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज, मतलब आप ना थोड़ा मोड़ा जगह बस बिजनेस कर रहे हो। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट डजंट रिलेट टू ग्रेटर देन लोअर देन, मतलब 51% और 49% मत देख लेना कि सर 51% हमने जो है उस पर बिजनेस कर रहे हैं और 49% रेंट पे दे रहे हैं, या 51% रेंट पे दे रहे हैं 49% वो दे रहे हैं, ये मतलब नहीं है इनसिग्निफिकेंट पोर्शन, मतलब जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ इनसिग्निफिकेंट पोर्शन मतलब ये है, यहाँ पे जो है आप जो है थोड़ा बहुत दिखाने के लिए बिजनेस कर रहे हो, और यहाँ पे आपने पूरा जो है भाई साहब रेंट पे दिया हुआ है, समझ गए हो? तो उल्लू नहीं बनाना है, ये पूरा आपका माना जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका क्या माना जाएगा बच्चों, 40 डील करेगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल्स भी करा देता हूँ, अपनी प्रैक्टिकल बुक निकाल लो, आपके पास बुक आ गई होगी, अगर नहीं आ गई हो तो सामने देखो, देखो ये जो भी क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, आरटीपी के क्वेश्चन है, पास्ट ईयर एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे इसमें इनकॉर्पोरेट है, तो आपको कोई परेशानी होने की बात नहीं है। अगर आपकी बुक्स नहीं आई है तो आप स्टडी मटेरियल से भी आप ये देख सकते हो, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आप संस्था की किताब निकालिए, इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मिक्स कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। मतलब पहला एकदम सीक्वेंस वाइज, सबसे पहला क्वेश्चन, कोई सन लिमिटेड है, ओन अ बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग है, हैविंग 15 फ्लोर, उसमें 15 फ्लोर है भैया, एक से लेकर 15 फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर, विच इट यूज 5 फ्लोर फॉर ऑफिस, मतलब क्या हुआ, 5 फ्लोर ऑफिस मतलब खुद का बनाया है, और 10 फ्लोर आर लीज आउट टू टीनेंट्स, मतलब क्या हुआ देखो, ये है पूरा 15 फ्लोर है, इसमें से इन्होंने 5 फ्लोर जो है ये ऑफिस बनाया हुआ है, और इन्होंने 10 फ्लोर जो है इसको रेंट पे दिया हुआ है, तो ये तो मिक्स कॉन्सेप्ट हो गया। तो मिक्स कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं, इफ दो सिचुएशन थी, इफ इट कैन बी सेपरेटली अकाउंटेड, दैट इज सेलेबल एक्सचेंजेबल रेंट, देन डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल बी अप्लाइड। अगर नहीं हो पाता है सेपरेटली एक्सचेंज रेंट, तो आप क्या लगाओगे, सीधा ये मानोगे कि आप पूरे पे बिजनेस कर रहे हो। ठीक है बच्चों, ये 5 ऑफिस इनसिग्निफिकेंट, मतलब ये 10 5 ये सब इनसिग्निफिकेंट नहीं है, ये है मतलब है मोर देन इनफ। और फिर आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी कुड सेल लीगल टाइटल टू द 10 फ्लोर वाइल रिटेनिंग लीगल टाइटल टू द अदर 5 फ्लोर, मतलब 10 फ्लोर वो बेच सकती है, तो सिंपल सा बात है, यानी ये कह रही है कि सेपरेटली अकाउंटिंग हो सकता है सेलेबल एक्सचेंजेबल रेंट, तो इट कैन बी सेपरेटली अकाउंटेड, मतलब आप इस पे ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी लगाओ, और इस पे आप इंडियस 40 लगाओ, इस पे 16 लगाओ। ठीक है बच्चों, देखो, इन द गिवन सिनेरियो द remaining 10 floors should be classified as a investment property and as they are able to split the title between the floors, मतलब वो उनका जो टाइटल है वो स्प्लिट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, स्टडी मेट के क्वेश्चन है बच्चों। मून लिमिटेड यूज 35% ऑफ ऑफिस फ्लोर स्पेस ऑफ द बिल्डिंग एज इट्स हेड ऑफिस, मतलब 35% अपना बिजनेस करता है, एंड इट इज द रिमेनिंग 65% टीनेंट, बट इट इज अनेबल टू सेल द टीनेंट स्पेस, प्रोसेस नहीं कर सकते, और इंटर इनटू फाइनेंस लीज। तो जब अकाउंटिंग सेपरेट कर ही नहीं सकते, तो हम तो यही मानेंगे कि पूरे पे तुम बिजनेस कर रहे हो भाई, समझ गए।
और ये तो एकदम मतलब 35% सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं है। देखो, द कंपनी को नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज द 35 कंपनी इज सिग्निफिकेंट, मतलब ये तो काफी सिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या था कि थोड़ा बहुत दिखाने के लिए आप बिजनेस कर रहे हो। जैसे क्या था, मैंने आपको क्या बताया था इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मैंने आपको बताया था कि जैसे इतना है आपका, इतने पे आप जो है एकदम बढ़िया रेंट कमा रहे हो, मतलब यहाँ तक पूरा आप रेंट कमा रहे हो, और ये थोड़ा थोड़ा आपने दिखाया हुआ है कि हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं, तो पूरे पे आप बिजनेस नहीं लगा दोगे। लेकिन यहाँ तो 35% है ना बच्चों। चलो आ जाओ। सर ऐसे ही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में? हाँ, नहीं तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अभी बड़े क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, फिगर आपको मिलेंगे, घबराइए नहीं। चलो, इफ एन एंटिटी ओन अ होटल विच इंक्लूड हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, मतलब वहां पे क्या है, जिम विम है वगैरह, हेल्थ फिटनेस जिम है। हाउस इन ए सेपरेट बिल्डिंग, मतलब वो अलग बिल्डिंग में, डेट इज ए पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस, मतलब ये पूरी जो जमीन है उसी पे कहीं पे है, इंटायर होटल पे। द ओनर ऑपरेट द होटल एंड अदर फैसिलिटी ऑन द होटल विद द एक्सेप्शन ऑफ द हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, मतलब जिम भी चलाती है और भी चीज चलाती है, विच कैन बी सोल्ड और लीज आउट अंडर अ फाइनेंस लीज, मतलब उसको फाइनेंस लीज में अलग अलग दे सकती है। तो सर यहाँ पे सेल एक्सचेंज और रेंट अलग अलग हो सकता है, तो हम लोग अलग अलग लगाएंगे। द हेल्थ फिटनेस सेंटर विल बी लीज टू एन इंडिपेंडेंट ऑपरेटर, वो लीज पे दिया जा सकता है। एंटिटी हैज नो फर्दर इन्वॉल्वमेंट इन द हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, एंटिटी का कोई फर्दर लीज पे देने के बाद कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो हाँ, अगर वो सेपरेटली दिया जा सकता है तो बात ही खत्म हो गई। तो जो हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर है उस पे वो अपना 40 लगाए और बाकी पे अपना 16 लगाए। देखो, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर इसमें लिखा हुआ है कि भैया हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर पे आप क्या लगाइए, 40 लगाइए, और बाकी पे 16 लगाइए। लेकिन अगर नहीं बेच सकता, कुड नॉट बी सोल्ड इफ, अगर सोल्ड नहीं कर सकता तो पूरे पे आपको क्या लगाना आएगा, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, डेट इज इंडेयस 16। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाओ, फिर से अपने क्वेश्चन थ्योरी बुक पे आ जाओ और हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? ठीक है, एक चीज ये याद रखो कि हम लोग जो आपके साथ पढ़ रहे हैं ये आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना, कि सर आप जो है कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, कुछ पढ़ा, सब लिखवाएंगे बच्चों, अभी जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी सब आपकी करते आपकी कॉपी बढ़ जाएगी लिखते लिखते। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे आ रही है मेरे साथ पढ़ते रहिए। चलो आ जाओ, तो देखो क्या लिखा है, इंडेस कॉन्सेप्ट। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या क्या था, मतलब इन इन्वेस्टर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या क्या नहीं जाता, क्या जाता है, वो मिक्स कॉन्सेप्ट। इंडेस 40, पांचवा कॉन्सेप्ट इंडेस मिक्स कॉन्सेप्ट 40 को पढ़ेंगे अब 116 के साथ, जो कि लीज अकाउंटिंग है। देखो, लीज के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि लीज का मतलब ही रेंटल इनकम ही होता है, वहां से भी आपको रेंट होती है और इन्हें 40 में भी आपको लीज मिलती है, तो उसका कैसे एक दूसरे को साथ लेके पढ़ोगे। तो देखो, इंडेस 40 शुड बी अप्लाइड अंडर टू सिनेरियो, दो सिनेरियो में आपका इंडेस 40 लगेगा। पहला एक तो है आपका ऑपरेटिंग लीज और एक है आपका फाइनेंस लीज। तो ऑपरेटिंग लीज में आपको ये मालूम होता है कि ओनर जो होता है वो लेजर होता है। लेजर माने कौन, जो रेंट पर दे रहा है, टीनेंट यानी जो ले रहा है। तो बच्चों ये रेंट पे दे रहा है ना, तो यानी इसकी रेंटल इनकम हुई, तो ये क्या लगाएगा, इंडेस 40 लगाएगा। सर टीनेंट क्या लगाएगा, सर टीनेंट टीनेंट भी कुछ लगाएगा क्या? हाँ, टीनेंट भी बच्चों लगाएगा, टीनेंट भी तो कुछ बिजनेस करेगा। सर ये बिजनेस नहीं कर रहा है, ये वहां रह रहा है, तो सर ये तो इसके बिजनेस की एसेट्स ही नहीं हुई ना, ये तो इसकी पर्सनल एसेट्स हो गई। और ये इसकी पर्सनल एसेट्स भी नहीं है, तो इसकी एसेट्स ही नहीं है, ये तो रेंट पे रह रहा है। सर अगर मान लीजिए ये वहां पे बिजनेस कर रहा होता, तो सर ये ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो गई। सर ये इसने क्या किया, इसको दूसरे को, बी को रेंट पे दे दिया, तो यहाँ पे ये 40 लगाता और यहाँ पे ये 16 लगाता। समझ में आ गया बच्चों? चलो अब आ जाओ फाइनेंस में। फाइनेंस में आपको मालूम होता है जो टीनेंट होता है वो ओनर माना जाता है। तो ओनर
ओनर तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे लेजर तो ओनर है ही नहीं, तो वो इंडियस 40 नहीं लगाएगा। तो ओनर यहाँ कौन है, लेसी है। तो अगर लेसी, अगर अब लेजर से अपने को मतलब ही नहीं है, लेजर लेजर ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो 99 ईयर का लीज एग्रीमेंट होता है, वो आप लोग को सब मालूम होगा। तो अगर इसने रेंट पे दे, लेसी जो है जो इसने रेंट पे लिया हुआ है, अगर इसने आगे किसी को रेंट पे दे दिया तो ये 40 लगाएगा, अगर ये अपने बिजनेस में यूज कर रहा है तो 16 लगाएगा, बात खत्म। बहुत सिंपल है, चलो आ जाओ। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर आप तो बस पढ़ा रहे हो। जोक सुनाओ मैं। बताओ। जोक सुनाओ, पढ़ने आए ना हम लोग, तो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत मजे से पढ़ेंगे। और जब तक अभी पढ़ रहे हो ना, ऐसे देख देख के पढ़ लो बच्चों। और एक बात और, जो मैं ये लिखता जाता हूँ ना, वो आप अपने लैंग्वेज में लिखते भी जाना, क्योंकि अपनी लिखी हुई लैंग्वेज समझ में आती है आपको। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके पहले क्या था हमारा, क्या हम पढ़ रहे थे? सबसे पहले क्या था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या जाता है, फिर क्या 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 नहीं जाता है, फिर क्या क्या आता है, फिर मिक्स कॉन्सेप्ट, फिर हमने 40 को पढ़ा इंडियस 116 के साथ। अब फिर दोनों का मिक्सअप हो गया, कंसोल मतलब याद मेमोरी टेक्निक है, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल में। तो सीएफएस में कैसे बनाएगा, तो देखो, सीएफएस का मतलब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए, एग्जांपल लेते हैं कि मान लो बच्चों, एग्जांपल, ये राम है, प्रभु श्री राम, राम लिमिटेड कंपनी है। इन्होंने ये इनके पास जो है लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस लैंड एंड बिल्डिंग को अपने किसी सब्सिडरी, श्याम को, ये इनकी सब्सिडरी कंपनी है। श्याम कौन है, इनकी सब्सिडियरी कंपनी है। इन्होंने इसको क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया। सर इन्होंने इसको रेंट पे दे दिया। और एक इनकी कंपनी है, मान लो मोहन, मोहन लिमिटेड है। ठीक है, तो अब ये आप ये बताइए मुझे कि सर राम लिमिटेड इंडेस 40 लगाएगा क्या? तो देखो, इंडेस 40 लगाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सर आपका लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए और रेंट पर्पज। सर ये तो इसको रेंट देगा ही देगा, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। तो ये इंडेस 40 लगाएगा। सर श्याम क्या करेगा, श्याम लिमिटेड लगाएगा क्या? श्याम लिमिटेड इंडेस 40 लगाएगा। तो सर पहले हमें ये देखना होगा कि श्याम उस बिल्डिंग का कर क्या रहा है। अगर ये उस बिल्डिंग को अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, अगर उस बिल्डिंग को अपने बिजनेस में ये यूज कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, और ये क्या लगाएगा, इंडेस 16। समझ रहे हो ना? अगर इसने अपने किसी सब्सिडरी को, इसकी भी एक सब्सिडरी थी जो कि शामू नाम की थी, शामू लिमिटेड, इसने क्या किया, शामू लिमिटेड को इसने, देखो समझो, शामू लिमिटेड को इसने रेंट पे दे दिया। मतलब यहां पे इसने शामू लिमिटेड को ये रेंट पे दे दिया। तो सर ये यहाँ पे क्या करेगी, इंडेस 40 लगाएगी। यहाँ पे ये इंडेस 40 लगाएगी और यहाँ पे ये क्या लगाएगी, 16 लगाएगी। सर शामू लिमिटेड क्या कर रही है, तो शामू लिमिटेड में भी सेम चीज। अगर शामू लिमिटेड मान लीजिए, अगर शामू लिमिटेड की कोई सब्सिडरी नहीं है, इतना नहीं खींचते हैं, सब्सिडरी को दे रही है भैया। ठीक है, मतलब ये अगर अपने सब्सिडी को नहीं दे रही है, ये क्या कर रही है, मान लो ये अपने बिजनेस में अगर यूज कर रही है, बिजनेस यूज, तो भैया ये 16 लगाएगी। अगर इसने क्या किया, इसने किसी आउटसाइडर को, इसने आउटसाइडर को रेंट पे दे दिया, तो क्या करेगा, ये इंडेस 40 लगाएगा, क्योंकि इसको रेंटल इनकम हो रही है। समझ में आ गया? तो देखो,
राम लिमिटेड अगर यहाँ पे ये रेंट पे नहीं जाता, क्योंकि देखो राम की सब्सिडरी थी श्याम, श्याम की सब्सिडरी थी शामू, और शामू ने अगर यहाँ पे ये नहीं होता, मान लो हम यहाँ से अगर ये ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब ये अपने बिजनेस में ही यूज करता, तो देखो प्रॉपर्टी घर में ही है ना, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये बाहर नहीं ना गई ना, ये मतलब होल्डिंग से सब्सिडरी के पास ही है, ये घर में ही है, ये किसी बाहरी व्यक्ति के पास तो नहीं गई। तो यहाँ पे सीएफएस में जो बनेगा, जो आप सीएफएस में मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, उसमें इंड एस 40 नहीं लगाओगे, क्योंकि आपकी जो रेंटल इनकम जो बीच में कहीं कमा रहे हैं आप लोग, भले इंटरनली रेंटल इनकम कमा रहे हैं, लेकिन जब ये कंसोलिडेशन बनेगा तो आपस के ट्रांजैक्शन क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तुमने उससे कमाया, उसने तुमको दिया, तो ये तो एलिमिनेट हो गया ना होल्डिंग सब्सिडी का जब आप कंसोलिडेशन करते हो। लेकिन अगर अगर ये इसको भी कवर करता, मतलब इसके साथ जो है ये भी कवर हो जाता, ये केस हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको किसको जा रही है, आउटसाइडर को जा रही है, मतलब किसी बाहरी व्यक्ति को जा रही है, जो सच में आपको रेंट दे रहा है। ये भी रेंट दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी की पैसा कंपनी में घूम रही थी, लेकिन यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है, तो आप जो है सीएफएस में इंड एस 40 लगाओगे। यहाँ सीएफएस में क्या लगा रहे थे, यहाँ पे आप 16 लगा रहे थे कि आपके बिजनेस के ही असर है। देखो मेरा कहने का क्या मतलब है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं, कि अगर प्रॉपर्टी खानदान में ही है, मतलब सीएफएस मतलब आपके सारी सब्सिडरी होल्डिंग के बीच में ही है, उसी से रेंट हो रही है, तो आप क्या लगाओगे, अपना ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी लगाओगे। लेकिन अगर कहीं किसी ने बाहरी किसी व्यक्ति को दिया तो आपको रेंटल इनकम लगाना होगा, बस सिंपल। सॉरी, यहाँ मोहन का तो कोई काम ही नहीं था। चलो आ जाओ, लिखना है क्या आपको, नोट करना है, नोट कर सकते हो। ये होल्ड करके आप यहाँ पे ब्रेक लो ऐसे, मतलब आप इसको रोक सकते हो, फिर आप लगा लो। चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है कि इफ एनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज विद इन द ग्रुप, मतलब वो खानदान में ही है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अरे ये तो गजब ही, ये आपकी जो है खानदान में ही है, मतलब आपके घर में ही है। देखो ऐसा है क्यों, देखो ऐसा इसलिए है कि अगर मान लो कोई सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को रेंट दे रही है, तो ये सब्सिडरी से पैसा होल्डिंग के पास गया, सब्सिडरी भी तो कंसोलिडेशन जब होगा वो भी तो मर्ज हो जाएगा, तो यहां से आया यहाँ पे गया, बात समझ रहे हो, तो दोनों दो इंटर ट्रांजेक्शन जो होता है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया अगर आप सीएफएस करो तो ये माना ही नहीं जाएगा कि आपको रेंट मिला, वो एलिमिनेट हो जाएगा। कि अगर आपकी इन्वेस्टर प्रॉपर्टी विद इन द ग्रुप है, मीन इट इज लेट आउट बाई होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, मतलब सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया, होल्डिंग ने सब्सिडरी, सब्सिडरी ने अपने सब्सिडरी को दिया, तो वी शुड अप्लाई इंडियाज 16 ऑन सीएफएस बिकॉज इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन आर एलिमिनेटेड इन सीएफएस, क्योंकि इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एलिमिनेट हो जाता है। बट इंडियाज 40 विल बी अप्लीकेबल ऑन एसएफएस, मतलब क्या था इसका, ये देखो, जैसे राम ने श्याम को यहाँ पे, राम ने श्याम लिमिटेड को क्या किया था, रेंट पे दिया था, रेंट पे दिया था, तो राम लिमिटेड अपनी जो है एसएफएस में, मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब ये बनेगा, ये एसएफएस जो अपना बनाएगी उसमें ये 40 ही लगाएगी। हाँ, अरे एसएफएस तो अपना बना रही है ना, वो खुद का राम लिमिटेड का, उसको रेंट मिल रहा है, किससे मिल रहा है, श्याम से मिल रहा है। लेकिन जब कंसोलिडेशन होगा तो क्या लगाएगी, 11 मतलब सॉरी 16 लगाएगी, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। उसी तरह श्याम ने अगर आप मान लो अपने सब्सिडरी को दिया, तो श्याम अगर अपने बिजनेस में यूज करिए तो 16 लगाएगी, लेकिन अगर अपने सब्सिडरी श्यामू को दे दिया तो ये अपने एसएफएस में क्या लगाएगी, ये अपने एसएफएस में, भाई साहब पहले तो इसको मैं ठीक करूं बच्चों, ये अपने एसएफएस पे क्या लगाएगी, ये अपने एसएफएस पे लगाएगी 40, क्योंकि इसको रेंट मिल रहा है। लेकिन सीएफएस में देखो, जहां इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एलिमिनेट हो जाता है तो वहां पे रेंट का मतलब ही नहीं हुआ, एक से गया एक से आया,
इसीलिए वो हो गया। तो देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग अपने एसएफएस में इंडेस 40 ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, समझ में आया ना? चलो, बट इफ असट इज गिवन टू थर्ड पार्टी ऑन रेंट, मतलब किसी बाहरी व्यक्ति को दिया गया, तो भैया इंडेस 40 विल बी अप्लीकेबल ऑन सीएफएस, ऑन सीएफएस। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा, क्या देखो टॉपिक्स आपको याद रखना है कि आपका कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। सबसे पहले आपका टॉपिक था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता क्या है, फिर इसमें क्या क्या नहीं जाता, फिर क्या क्या जाता है, फिर दोनों का मिक्स मिक्स कॉन्सेप्ट था, मतलब कि सेल भी, रेंट भी, और ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी भी। फिर आपका क्या था कि मिक्स कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब 40 को 116 के साथ मैंने पढ़ाया। फिर अभी आपका मैंने लेटेस्ट एक टॉपिक पढ़ाया, क्या था याद करो, आपका कंसोलिडेशन। मिक्स हुआ तो कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आता है हमारा कंसोलिडेशन के बाद एंसिलरी सर्विसेज। देखो एंसिलरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है? एंसिलरी सर्विसेज का मतलब होता है कि जैसे कि इसके साथ ये सर्विसेज जुड़ी हुई है, इट्स अ माइनर सर्विस, इट्स नॉट अ वेरी बिग सर्विस। मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो जैसे मेरी ही क्या है कि एक प्रॉपर्टी है, मैंने उसको क्या किया हुआ है, उसको रेंट पे दिया हुआ है। तो उनको जो है सिक्योरिटी की सर्विसेज मैंने दी हुई है, मतलब वहां पे थोड़ा एक मैंने एक गार्ड को रखा हुआ है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो मेरा बहुत बड़ा धंधा हो गया, बिजनेस हो गया, सर आप उसको ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मानिए, ये आप बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, आप जो है उस पे क्या लगाओगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40 लगाओगे, क्योंकि ये जस्ट नीड, इट्स अ एंसिलरी सर्विसेज, नॉट अ वेरी बिग सर्विसेज। सर हम उस पे जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज देते हैं, सिक्योरिटी की सर्विसेज देते हैं, तो ये सब एंसिलरी सर्विसेज होती है। लेकिन जो होटल्स होती है, जो होटल जो उनका काम ही रेंट पे देना है, हमारा काम रेंट पे देना नहीं है, उनका काम ही रेंट पे देना है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं लगाएगी, वो रेंटल इनकम नहीं है, वो उनका धंधा है भाई साहब, तो वो तो प्रॉपर्टी ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो गई ना, वो उससे कमा रहे हैं, मतलब वो उनका डेली टू डे अर्निंग का पर्पस है, समझ गए, वो उनका धंधा है, लेकिन ये हमारा धंधा नहीं था। तो देखो वही लिखा हुआ है कि if an entity provide ancillary services to the occupant of the property and if such services are insignificant, मतलब अब insignificant है, तो then arrangement as a whole also then also entity treats such property as a investment, मतलब तो भी ये इसको इन्वेस्टर प्रॉपर्टी ही मानेगी, ऐसा ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगा कि भैया आप वो धंधा कर रहे हो। ठीक है, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, रिपेयरिंग सर्विसेज हो गया, जस्ट अ इनसिग्निफिकेंट सर्विसेज। यहाँ पे याद रखना, मैंने जो जो ये जो मैंने बुक बनाई है बच्चों, इसमें ध्यान दो, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्ड रेड मार्क करके दिए हुए हैं, तो ये सारे शब्द जो है ना, ये आपके क्रूशियल वर्ड है, मतलब ये आपका जो होता नहीं वो आपके हार्ड वर्ड एक तरीके से, जो इंस्टीट्यूट ढूंढती है, तो ये सब वर्ड है उसमें। बट इट विल नॉट अप्लीकेबल ऑन होटल बिजनेस, होटल बिजनेस पे ये अप्लीकेबल नहीं होता बच्चों, क्योंकि वो उसका धंधा है, तो वो ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में माना जाएगा। सिंपल सी बात है यार, वो उसका धंधा है, वो उसका केवल रेंटल पर्पज के लिए, कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए, रेंटल पर्पज के लिए है, लेकिन वो उसका बिजनेस कर रही है वहां पर, समझ गया? चलो।